क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के जो त्रैमासिक एग्जाम है जून में होने वाला है 23 जून से, उसका पॉलिटिकल साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, ये संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग ने। किसने? मुस्लिम लीग ने। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 61। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन में किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी 42वां। ठीक है, चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि इसे भारत पक्षपातपूर्ण मानता है। ठीक है, जो ये संधि थी परमाणु अप्रसार संधि, उसको भारत पक्षपातपूर्ण मानता था, इसीलिए भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर घोषणा पत्र। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी भारत और श्रीलंका के बीच। यानी जो पाक जलडमरू मध्य स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, भारत श्रीलंका के बीच में। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार अर्थात वीटो का अधिकार प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945 में। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस प्रधानमंत्री ने पड़ोस प्रथम की नीति अपनाई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सोवियत संघ के विखंडन का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शीत युद्ध का अंत। यानी सोवियत संघ का विघटन के बाद में शीत युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1971 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा मिलती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। 17 नंबर क्वेश्चन में है चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 324। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6, क्योंकि भारतीय संविधान में 6 ही मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा 123, यानी अनुच्छेद 123। इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा 123 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी राजस्थान।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 वर्ष। 23 नंबर क्वेश्चन में है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25। भारत में कुल 25 ही उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 62 वर्ष। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 अप्रैल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 1993। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1966। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर में दिया हुआ है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1962। हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, ठीक है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गुट निरपेक्षता की नीति से आप क्या समझते हैं, और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मार्शल योजना के उद्देश्य क्या थे। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में लगातार सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुध्रुवीयता विश्व क्या है, और 5 नंबर क्वेश्चन में शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन में आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव क्या था, और 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रस्तावना क्या है, और 9 नंबर में दिया हुआ है कि संसद से आप क्या समझते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 प्रमुख उद्देश्यों को लिखें। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक क्वेश्चन दिया रहेगा, जिनमें से केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, और एक क्वेश्चन 5 अंक का है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना करें, इसका भी उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का महत्व बताएं, और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर एक निबंध लिखें, ठीक है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर 11, 12, 13 का इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ कि भारत के लोकतंत्र में लोकसभा की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या करें, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था कि ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के विस्तार को रोकने की अमेरिकी नीति को ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। निश्चित युद्ध के समय जो सोवियत संघ का विस्तार था, इसी को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा जो नीति बनाई गई, इसी नीति को ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है, और इसे रोकथाम की नीति भी कहा जाता है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है गुट निरपेक्षता के नीति से आप क्या समझते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में फर्क करके हमेशा सही नीति का साथ देना, ठीक है। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि सही और गलत में फर्क करें, और फिर जो सही हो उस सही का साथ ही देना गुट निरपेक्षता कहलाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि मार्शल योजना का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना और यूरोपीय देशों के बीच तथा यूरोप और बाकी दुनिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना था, ठीक है। जो मार्शल योजना थी उसका उद्देश्य था उत्पादन को बढ़ावा देना,
किसका बढ़ावा देना? उत्पादन को बढ़ावा देना और यूरोपीय देशों के बीच, ठीक है, यूरोपीय देशों के बीच, यूरोप और बाकी दुनिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना ही मार्शल योजना का उद्देश्य था। इसमें अमेरिका ने 16 देशों को $13 बिलियन से अधिक की सहायता प्रदान की थी। मार्शल योजना में अमेरिका द्वारा 16 देशों को लगभग $13 मिलियन से अधिक की सहायता प्रदान की गई थी और इसे अप्रैल 1948 से दिसंबर 1951 तक दिया हुआ है कि बहुध्रुवीय विश्व क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था, यानी 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और सेना पर लगभग समान मात्रा में शक्ति और प्रभाव बहुध्रुवीय विश्व कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी क्या है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि शॉक थेरेपी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से उदार बनाना या सुधार के माध्यम से नियोजित अर्थव्यवस्था या विकासवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में बदलना होता है। ठीक है, शॉक थेरेपी एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसका उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से, मिश्रित अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से उदार बनाना या सुधार के माध्यम से नियोजित अर्थव्यवस्था या विकासवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में बदलना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि सन 1967 के दौरान सभी राजनीतिक दल कांग्रेस विरोधी थे। सन जब 1967 का दौरान था तो उस समय देश की सभी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस विरोधी थी। ठीक है, सभी दलों का एक ही नारा था, कांग्रेस को हराना है। यानी जो जितने दल थे, जितने राजनीतिक दल थे, उन सभी दलों का मत था कि कांग्रेस को किसी तरह से हराना है और इसे ही गैर कांग्रेसवाद कहा गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग किया था। नहीं, गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग किसने किया था? तो समाजवादी नेता थे, उनका नाम था राम मनोहर लोहिया, उन्होंने ही गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग किया था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव क्या था। आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव क्या था? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि इस प्रस्ताव में पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्वीकारने तथा केंद्र को विदेशी मामलों जैसे कि मुद्रा, रक्षा और संचार सहित 5 दायित्व अपने पास रख बाकी के अधिकार राज्य को देने की बात कही गई। ठीक है, उत्तर में इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तावना वह है जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर बल दिया गया है तथा व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता निश्चित की गई हो, उसे ही प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर बल दिया गया है तथा व्यक्तियों की जो गरिमा है और राष्ट्र की एकता, अखंडता है, इसकी निश्चितता की गई है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है संसद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। जो संघ की विधायिका है उसे ही संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और 2 सदनों जो राज्य परिषद यानी राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा कहलाते हैं से बनती है। ठीक है, चलिए फिर इसी में हम लोग देख लेंगे सभा के सदस्यों का कार्यकाल का 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 प्रमुख उद्देश्यों को बताएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं उनमें 2 उद्देश्यों में पहला उद्देश्य में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखना और सुरक्षा का संरक्षण करना, और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे देश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास, यानी देशों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास। चलिए फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, यहाँ 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना करें। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना, देश के प्रधानमंत्री के हाथों में पूरे देश की उन्नति और प्रगति की डोर होती है। ठीक है, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं
उनके हाथों में पूरे देश की उन्नति और देश की प्रगति की डोर होती है। प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो देश के राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, चलिए फिर इसमें आगे हम लोग लिखेंगे प्रधानमंत्री मंत्रियों को चुनता है और वह मंत्री परिषद का निर्माण भी करता है। यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रियों को चुनता है और मंत्री परिषद का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री को किसी भी नेता को आवश्यकता अनुसार पद से हटाने का निर्णय ले सकता है। यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी भी नेता को आवश्यकता के अनुसार उसके पद से हटाने का निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। यानी वह भारत के राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल से किसी मंत्री के इस्तीफे या हटाने के बारे में सुझाव दे सकता है। यानी पहला काम में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट बना के, कि वह भारत के राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल से किसी भी मंत्री के इस्तीफे या उसके पद से हटाने के बारे में राष्ट्रपति को सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि प्रधानमंत्री अर्थात वह मंत्रिमंडल में मंत्रियों के कामकाज को नियंत्रित और निर्देशित भी करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि वह मंत्रिमंडल में मंत्रियों के कामकाज को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। और फिर तीसरा पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तीसरा पॉइंट में कि वह कभी भी इस्तीफे दे सकते हैं और भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल भंग करने का सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, और 12 क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का महत्व। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार वो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ठीक है, जो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और एक न्यायपूर्ण और समाजवादी समाज की स्थापना करने में मदद करते हैं। ठीक है, समतावादी समाज की स्थापना करने में मदद करते हैं। चलिए फिर इसमें आगे हम लोग लिखेंगे मौलिक अधिकारों का महत्व, हेडिंग बनाएंगे और फिर उसमें 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। यानी मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो व्यक्तियों को राज्य की जो मनमानी होती है उसके राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं और उन्हें अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा में हम लोग देखेंगे, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे समानता का अधिकार। ठीक है, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है और किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी राज्य के जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों के लिए, ठीक है, एक समान कानून लागू है। ठीक है, और किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट में लिखेंगे सामाजिक न्याय। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे सामाजिक न्याय। मौलिक अधिकार सामाजिक न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, खासकर कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों पॉइंट में लिखेंगे कानून का शासन। यानी मौलिक अधिकार कानून के शासन की स्थापना करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सरकार भी कानून के अनुसार ही कार्य करे। ठीक है, चलिए फिर अगला पॉइंट में लिखेंगे लोकतंत्र की रक्षा। ठीक है, लोकतंत्र की रक्षा यानी मौलिक अधिकार लोकतंत्र की रक्षा करते हैं और नागरिकों को सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार देते हैं। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 3 ही क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, तो नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर निबंध लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं भारत के संविधान के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यानी भारत में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और वे राज्य को नीतियों के निर्माण, दिशा और निर्देश को प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें आगे और हम लोग लिखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। यानी नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, जिससे एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखेंगे सामाजिक और आर्थिक न्याय। ठीक है,
यानी नीति निर्देशक तत्व जो हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना पर जोर देते हैं। फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कल्याणकारी राज्य, यानी नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं जिसमें सभी के लिए उचित जीवन स्तर की व्यवस्था हो। ठीक है, चलिए फिर अगला पॉइंट में फिर हम लोग लिखेंगे मानव अधिकारों को बढ़ावा, यानी नीति निर्देशक तत्वों द्वारा मानव अधिकारों को बढ़ावा मिलती है और लोगों के लिए एक न्यायपूर्ण समाज बनाने का प्रयास किया जाता है। चलिए फिर आगे देखेंगे अगला पॉइंट में शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा, यानी नीति निर्देशक तत्व शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता जैसे मुद्दों पर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।